हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इसी ओंकार को हम साक्षी मानकर प्रणाम करके आज हमारे मध्य एक बहुत ही अच्छी शख्सियत प्रोफेसर अतुल गौतम जी विराजमान हैं। सर्वप्रथम माता सरस्वती को नमन करते हुए मैं प्रोफेसर सुशील शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माता सरस्वती को नमन करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रोफेसर सुशील शर्मा से निवेदन है कि वे मंच पे उपस्थित हमारे अतिथि मुख्य वक्ता प्रोफेसर अतुल जी गौतम का सम्मान अभिनंदन करें। अब मैं श्री उदित जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर विराजमान प्रोफेसर सुशील शर्मा जी का अभिनंदन करें। आज हमारे मध्य उपस्थित प्रोफेसर अतुल गौतम महाकुंभ में गए तो अधिकतर विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हीं के कारण मैं सर को जानती हूँ। सर एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत सारी विधाओं में पारंगत हैं। सर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। दूरदर्शन में सर ने काम किया, उसके बाद वो जर्नलिज्म की तरफ शिफ्ट हुए। तो इस तरह की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आज हमारे बीच है और मुझे लगता है कि आज उनके यहाँ होने से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ध्यान से उन्हें सभी सुनना। जर्नलिज्म के कितने विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं आज, इतिहास के, तो आप सभी के लिए ये ज़रूर बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहेगा कि आप एक ऐसी शख्सियत को सुन रहे हैं जिनको मिलना बहुत मुश्किल है आज, और उनके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि वो शायद इस सेमिनार तक सीमित ना रहेगा। तो प्लीज़ सर के कांटेक्ट में बने रहिएगा। अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सर को मंच पर अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का अवलोकन। सर प्लीज मंच पर आए। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित विद्वद्गण, सामने बैठे विद्यार्थी, शोधार्थी एवं अन्य सम्माननीय व्यक्ति, आज का विषय जो है, और मैं इतना संगठित और सुसज्जित वार्तालाप नहीं करता हूँ जनरली, खासकर जब स्टूडेंट हो। मेरी आपकी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, वैसे 19-20 का है। 19-20 का फर्क पता है आपको? कैसे नहीं पता? कब का पता है? 2003 का, मतलब 2003। मेरा 1970, तो 19 और 20, 19-20 का फर्क है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कोशिश करूंगा कि मैं उस भाषा में बात करूं जिस भाषा में आप लोग ज़्यादातर आजकल अपने परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। और वो कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है वो? जोर से सोशल मीडिया की भाषा। अच्छा लगा? मार दीजिए, थोड़ा मार दीजिए।
ये इंग्लिश भाषा है ना, हम इसी भाषा में बात करने लगे हैं। आपकी जो जनरेशन है इसके लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा कि आप ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए वो जो आधे घंटे का समय कैसे बिताते होंगे। अगर मोबाइल छीन लिया जाए तो, मोबाइल छीन लिया जाए तो ऐसा लगता है किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दिया मेरे पीछे से। ये मेरे विचारों का ऑक्सीजन सिलेंडर था जो मेरे पीछे से हट गया। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो अभी बिल्कुल किसी तरीके के सोशल मीडिया पे है ही नहीं? अभी पिछले कुछ दिनों महीनों से मैंने सब अनइंस्टॉल कर दिया। मैं बुजुर्गों की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो हम उम्र की बात कर रहा था। तो हम सब सोशल मीडिया पे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे होने का मतलब क्या होता है? या ये कहें कि मेरे होने का मतलब क्या है? मैं हूं, इसका मतलब क्या है? क्या मैं इस बिना माइक के बात कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बांध दिया और मुझसे यहीं खड़े होकर बात कर रहे। जो लोग कुंभ में थे, मैं ऐसे बात करता नहीं, मुझे मिल जाता था। आपके लिए सुविधा रहेगी, ये अपने में मस्त है। आपके लिए माइक की सुविधा रहेगी, मगर माइक से ना बोलूं तो नहीं चलेगा। ऑडियो कैसे ले रहे हैं? वेस्ट आ रहा है। कैमरा माइक से आ रहा है, ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर? दूर तक है? बहुत बढ़िया। हम में से कितने लोग सोशल मीडिया पे हैं? ये हम सभी हैं। अब सोशल मीडिया पे होने के हमारे 2 से 3 प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि मेरे होने के 2 से 3 प्रकार हो सकते हैं। क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? मैं हूं, इसका पहला प्रकार क्या है? नहीं, बैठ के सब बुजुर्ग बात करते हैं। इसका पहला प्रकार क्या है? मैं हूं। पहला प्रकार यह है कि आप मुझे अपनी इस आंख से देख पा रहे हैं तो मैं हूं। कान से सुन पा रहे हैं तो मैं हूं। अगर कोई यहां पर आएंगे और मुझे छुएंगे, छूकर देखेंगे तो मैं हूं। सूंघना मत, तो मैं हूं। और कैसे? मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है तो मैं हूं। अब मेरे इस होने को सोशल मीडिया पे लेके जाओ। कैसे पता लगेगा कि मैं सोशल मीडिया पे हूं? आप मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे देख पाए, आप किसी सोशल मीडिया पे सुन पाए। क्या मुझे सोशल मीडिया पे सूंघ पाते हैं आप? मुझे सोशल मीडिया पे छू पाते हैं आप? मुझे सोशल मीडिया पे टेस्ट कर पाते हैं? भाई ये नमकीन है, मीठे हैं। वैसे मैं हूं नहीं नमकीन, समंदर में नहा के तो नहीं आया ना। तो मतलब क्या है? मेरे होने का, मेरे अभी के अस्तित्व से मेरे सोशल मीडिया के अस्तित्व के होने का एक बड़ा भेद तो मुझे पता लग गया कि मैं 5 प्रकार से अस्तित्व में हूं और केवल 2 प्रकार से सोशल मीडिया पर। जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, महसूस तो आप कर ही नहीं रहे मुझे। तो ये सोशल मीडिया की एक लिमिटेशन समझ आई। ये लिमिटेशन है ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो कुछ सोशल मीडिया पे बोला या जो कुछ मैंने किया और आपने वो देखा, मैंने कोई काम किया, वो अच्छा किया, बुरा किया, बहुत भद्दा किया, वो बात अलग है। मैंने कुछ किया जो मेरे शरीर ने किया, जो आपकी आंख देख पाई, एक वो मेरा होना है प्रमाण। दूसरा, मैंने कुछ बोला, वो आप सुन पाए, वो एक प्रमाण है। क्या का पहुंच रहा है? तो भाई समझ गए? मैंने बोला ना, मैंने बोला क्या भाई तो क्या है वो बड़ा फेमस सा पार्ट तो चलता है ना आपका, समझ किसी को नहीं आया लेकिन मजा बड़ा आया। तो इसका मतलब क्या है? सुनने में भी एक समस्या है।
सोशल मीडिया पे मेरे होने पे मैंने जो बोला और आपने जो सुना, उसमें एक समानता है, वो समानता है समझ। अगर जो मैंने बोला वो आपने सुना, इन दोनों की समझ में फर्क है। वो भाषा की वजह से हो सकता है, वो कंटेंट के स्तर की वजह से हो सकता है। जैसे कि आप लोग बहुत भाषा यूज करते हैं ना, कहाँ पे है FYI, या दूसरे वो मीम्स चलते हैं ना, इमोजीज चला दिए। हमारा जैसा आदमी सोचता रहता है कि यार मैंने बोला था तू कहाँ पे है, आपने एक इमोजी भेजा, मैं सोच रहा हूँ है कहाँ यार, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपने कहा, अपनी तरफ से कहा, मैंने उसको देखा, लेकिन मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया उस माध्यम में जो आपके और मेरे बीच की समानता। तो अब सोशल मीडिया पे मेरे, मतलब मैं उदाहरण अपना ले लेता हूं, मेरे होने का या किसी के भी होने का दो बड़ी लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या हो गई? वो लिमिटेशन क्या हो गई? इसके और इसके अलावा मेरे लिए सामने वाले का अस्तित्व है ही नहीं। यहां तक बात क्लियर है? मैंने कुछ गड़बड़ किया हो तो टोक सकते हो, टोक सकते हो। चाहे मेरे बारे में कैप्शन लिखा हुआ हो प्रोफेसर अतुल गौतम, अगर वो चाइनीज में लिखा होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहने वाले का पढ़ने वाले के बीच का जो माध्यम है, उसका जो स्तर है वो मेल नहीं खाया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेंडर का मैसेज रिसीवर के पास गया, लेकिन सेंडर ने उसको एक कोड दिया, वो कोड उस तक पहुंचा, वो डिकोड हुआ, रिसीवर ने उसको डिकोड करके प्रोसेस किया। लेकिन अगर ये रिसीवर तक डिकोडिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, जिस प्रोसेस से मैंने कोडिंग की थी, ठीक उसी प्रोसेस से डिकोडिंग नहीं कर पाया रिसीवर, तो क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ? अब ये तीसरी लिमिटेशन आ गई। लेकिन मेरे होने का क्या इसके इतर भी कोई अस्तित्व है? मैं 5 फुट 3 इंच का हूं, सफेद दाढ़ी है, और मेरी त्वचा से, मेरे हाव भाव से मेरी एक उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। क्या इसके इतर भी मेरा कुछ है? इसके अलावा भी मेरी कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं है? यह है? पार्टिसिपेट करो। नेम, नेम जो आप सुनते हो, और सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो? सोसाइटी को इन्फ्लुएंस, अरे बाप चाय बनाओ। सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इसको थोड़ा पहले ले आते हैं। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरे कृत्य क्या है, वो भी आप देखते हैं, मेरा नाम वो भी आप सुनते हैं, और लेकिन ये तो दोनों लिमिट आ गई ना, देखने और सुनने की। मैंने कहा देखने और सुनने के अलावा कोई मेरा अस्तित्व है? आप देख पा रहे हैं मेरे इंटेलेक्ट? यहाँ थोड़ा सा भेद है, बिहेवियर, इंटेलेक्ट, व्यवहार, आइडियोलॉजी। मैं जानना ये चाह रहा हूं, आप बिहेवियर, आइडियोलॉजी, व्यवहार, आपको पता कैसे लग रहा है? मैं तो बोल रहा हूं, आपको पता कैसे लग रहा है? मान लीजिए ये सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत अच्छा लगता है, और वो सोच रहे होंगे यार ये कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोलते हैं बूढ़े लोग। मैंने बोला एक ही सेंटेंस, लेकिन इन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने सोचा यार कुछ भी आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, प्रोफेसर हो गए तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि जो मर्जी आके बोल जाएंगे। एक ही सेंटेंस के दो व्यक्तियों ने दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए। तो जो मैं दिख रहा हूं 5 फीट 2 इंच, जैसा मेरा स्किन कलर है, ये मेरे बालों के कलर है, जो मैं बोल रहा हूं, ये सब जो है जो टेंजिबल है, आप नाप सकते हैं। मैं धीरे बोल रहा हूं, मैं जोर से बोल रहा हूं, ये है हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा अवलोकन।
लेकिन जो बिहेवियर है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ मेरा अवलोकन नहीं है। आपने सिर्फ मुझे नहीं देखा, आपके दिमाग में उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कुछ पहले से इंफॉर्मेशन फीड थी कि जो आदमी इस तरीके से बात करेगा मैं उसको ये लेबल दूंगा, जो आदमी ऐसा दिखेगा मैं उसे उम्र का ये लेबल दूंगा, मैं कहूंगा कि ये बुजुर्ग है जो मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है ना? आप में से मुझे कोई ऑब्जर्व करेगा? वॉलंटियर? मुझे नहीं आता ऐसे बात करने। कोई एक स्टूडेंट? शर्मा ऐसे जैसे मतलब लड़की देखने जा रहे हैं। अच्छा, ऑब्जर्व करना है आपने। ये जितने लोग बैठे हैं सिर्फ ऑब्जर्व करना ध्यान रखना। इनको ऑब्जर्व करके बताओ आप क्या ऑब्जर्व करो। जोर से मेरी तो जगह लेनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे, विद्यार्थी के साथ यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक भी बैठे हैं। सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे देख सकते हैं हम सब अलग अलग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। देख रहे हैं कि सभी ध्यान से सुन रहे हैं। यही लोग आपने बोला यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बैठे, आपने इनमें क्या देखा कि आपको पता लगा कि ये विद्यार्थी है? सर वो शांत बैठे हैं, उनका बिहेवियर जिस तरह से बैठे रहता है तो वो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, वो सेकंड बेंच पे स्टार्ट करा उनके पैर को बैठने का तरीका, पोस्चर जिस तरह का है वो बैठने का तरीका समझ में आता है। सेकंड या थर्ड उसमें साइड पर बैठे हुए देख रहे हैं, वो आँखें चुरा रहे हैं ताकि कोई उनको बोलना और पूछना नहीं। बाहर मिल रहा है। आपने देखा क्या? ये आपकी आंख से देख लिया कि वो थर्ड ईयर के हैं? नहीं, उनको अगर वो मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ वो बोलना है जो आपकी आंख देख रही है। हाँ, ये भी हमने देखा है, लेकिन देख के जो हमने हमारे माइंड ने जो प्रोसेस करा वो उसको छोड़ दो ना। अभी मैंने धीरे धीरे छू सब हटा दिया कि कौन कैसे दिखने पे कैसा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति इस स्ट्रीम का हो सकता है या इस ईयर का हो सकता है या लेवल की तरह वो स्टूडेंट हो सकता है, उसको छोड़ो। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि उसमें उनमें ऐसा क्या दिख रहा है जो आप सिर्फ देख रहे हैं? कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें दिमाग चलेगा, सिर्फ आंख और वाणी, बस दो का। एक फॉर्मल अटायर है, सिंपल बिहेवियर, शांत व्यक्तित्व है, सिंपल शांत, चाय पिलाना पड़ेगा। फॉर्मल अटायर, आपकी आंख फॉर्मल देख लेती है। फॉर्मल। एक मिनट, आपकी आंख ने फॉर्मल देखा या आपके दिमाग ने कहा जो उसने पहना हुआ है वो फॉर्मल? मैंने क्या कहा था? जो देख रहे हो, जो बोलना वही, बस उसके इतर नहीं है। सर मैं फंस गया सर, मुझे जा रहे हैं। इनमें इनका कसूर नहीं है। कसूर इसलिए नहीं है, हम जब 1-1.5 साल के होते हैं तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। धीरे धीरे हमारी ऑब्जर्वेशन में हमें बताया जाता है का से कबूतर, एक ऐसा जीव जो इस रंग का है, उसके ऐसे से कुछ है, मैं पंख शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऐसा सा कुछ है, ऐसा सा दिख रहा है। अब मेरे इमेज में उसका नाम कबूतर है। गुस्सा तो नहीं करोगे बात बोलो? गुस्सा तो नहीं करोगे बात बोलो? उन्होंने मुझे कुत्ता बोला था, नहीं बोला था? अब जैसे ही मैंने ये शब्द प्रयोग किया, इनके दिमाग में एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसमें ये फीड है कि वो एक ऐसा जीव है जिसको इन जैसे व्यक्तित्व से कंपेयर नहीं किया जा सकता, और अगर करना भी है तो जो इमेज आएगी वो खुजली वाले कुत्ते की आएगी, लैब्राडोर की नहीं आएगी जो बहुत प्यारा सा दिख रहा है। ये लड़कियां करती हैं है ना,
लड़के ऐसे नहीं करते, लड़के ऐसे करते हैं। लड़के ज्यादातर कुत्ता प्रेम ऐसे ही होता है उनका, है ना। यह कहने का मतलब ये है, हम जो 22 साल के हो गए हैं, या सर जो सामने बैठे हैं ये करीब 35 साल के हो गए होंगे, मैं जो 55 साल का हो गया हूँ, मेरे 55 साल का ये जो बैगेज मेरी खोपड़ी के पीछे है, ये मुझे सिर्फ देखने नहीं देता, ये मुझे सिर्फ सुनने नहीं देता, उसका मतलब साथ में मुझे परोस के देता है। जैसे वो फॉर्मल है, वो सुभाषी है, वो अच्छा है, वो लड़की खराब है, उसके बाल ऐसे हैं, उसने कपड़े ऐसे पहने हैं तो वो ऐसी है, ये लड़का वहाँ मुझे दिखा था तो ये ऐसा है, वहाँ मुझे दिखा था जो मेरी आँख ने देखा, लेकिन जो मेरी ज़बान ने बोला वो सिर्फ वो नहीं बोला जो मेरी आँख ने देखा, मेरी ज़बान ने वो बोला जो मेरी आँख ने इधर जो ठहरा हुआ था उसके साथ बोला। और ये समस्या हम सबकी है। जितना ज़्यादा हम अपने आप को लिटरेट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, द बिगेस्ट बाई प्रोडक्ट क्या होता है? मेन प्रोडक्ट के साथ में आने वाली चीज। द बिगेस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन इज दैट इट मेक्स यू जजमेंटल अबाउट सर्टेन थिंग्स। ये आपको उन विषयों के बारे में एक पूर्वाग्रह से सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और इसके लिए कृष्णमूर्ति जैसे कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। जो आपको ज्ञात है, अगर आप उससे मुक्त हो सकते हैं तो आप वाकई ही समझ पा रहे हैं कि आपको क्या क्या ज्ञात है। और डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी और इवान इलिच का एक कॉन्सेप्ट है डीस्कूलिंग ऑफ द सोसाइटी। हमारी कौन कौन सी स्कूलिंग हुई है? हमारी कौन कौन सी स्कूलिंग हुई है सोशल मीडिया को लेकर? मैं वापस सोशल मीडिया पे धीरे धीरे आ रहा हूं। कौन कौन सी स्कूलिंग हुई है? बहुत सारी स्कूलिंग हुई है, छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी। स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? जोर से है? उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना और ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ माइंड। मैथ्स कैसे सॉल्व करना है, फिजिक्स कैसे, केमिस्ट्री कैसे, बायो कैसे, संस्कृत कैसे, तो वो आपको वर्ड डाले जा रहे हैं दिमाग में। डाले जा रहे हैं। डाले क्यों जा रहे हैं सर? वो टीचर आप कुछ बोल रहे हो, या तो मेरे ऊपर से जा रहा है, या मेरे दिमाग में जा रहा है, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर वो स्कूल जा रहा है, वो टीचिंग में क्या है? वो सिखाएगा ही तो सही कि आप प्ले, मतलब क्रिकेट की टीचिंग है, डांस की टीचिंग है, मतलब एक पंडित जी की टीचिंग है, हर चीज़ की टीचिंग है। टीचिंग का मतलब क्या है? स्कूलिंग मीन्स इट टेल्स मी हाउ टू बिहेव, हाउ टू परफॉर्म with respect to certain commands that is being given to me. थोड़ा सीधे करके, कमर सीधे करके बैठिए। मैं ये टेस्ट कर रहा था। अब मेरे दिमाग में एक कमांड मुझे बचपन से दी हुई है कि अगर ये बोलना है तो इस तरीके से एडजस्ट करके और कमर को बिल्कुल सीधा करना है। मैं ये सोचूंगा नहीं है जो बोल रहा है खुद की तो झुकी हुई है। मेरी स्कूलिंग है। आप लोग जो इतना व्यवस्थित तरीके से बैठे हो, ये ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज? नेचुरल है? आप ऐसे बैठे हो या आप ऐसे बैठे हैं, ये नेचुरल है? नेचुरल नहीं है? कैसे नेचुरल नहीं है? बताया गया है। मेरी स्कूलिंग हुई है कि ऊपर उंगली, फिंगर ऑन द लिप्स, ऐसे करके बैठना है। और यही मुझे बचपन में छोड़ दिया गया होता नेचुरली बैठने के लिए, तो मैं कैसे बैठता? किसी छोटे बच्चे को बैठे हो कैसे बैठता हो? उसको कोई ध्यान नहीं है। तो जो ऑर्डर है, आप लोग एक ऑर्डर में बैठे हैं, इसका
अपोजिट क्या है? अब ऑर्डर तो सिंथेटिक हो गया ना, जो स्कूल ने मुझे समझाया, जो स्कूल ने मुझे बताया वो ऑर्डर है। इसका नेचुरल क्या है जो ऑर्डर में अगर मैं नहीं होता तो? जैसे घर पे बैठते हैं, जैसे घर पे बैठते हैं। घर पे भी स्कूलिंग होती है। मैं बहुत क्षमा के साथ कहता हूं, घर में स्कूलिंग होती है और उस स्कूलिंग के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लड़का कैसे भी बैठता है, लड़कियों की खासकर से स्कूलिंग होती है कि तुम्हें कैसे कहाँ बैठना है। बैठना है तो थोड़ा स्कर्ट को थोड़ा ऐसे करके बैठना है। लड़का कैसे भी बैठेगा, ये स्कूलिंग है। मैं इसकी सही गलत में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि ये दिमाग से अपने आप को जांचने की कोशिश करें कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो मेरा स्वभाव है या मुझे वो स्वभाव दिया गया है। सोसाइटी बहुत कुछ हमसे ऐसे स्वभाव की अपेक्षा करती है जो एक नेसेसरी ईवल है। अगर उस तरीके से ना हो, अभी आपको छोड़ दिया जाए तो कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई बैठेगा, कोई खड़ा होगा, नेचुरल स्वभाव है। किसी को नेचर से कॉल आ जाएगी तो वो चला जाएगा। इस तरीके के जब कोई भी आ जाएगा और कोई भी चला जाएगा, जब हम इस तरीके की सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सोशल साइंसेस में इस तरीके की सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ओपन डोर सोसाइटी। मैंने एक समूह बनाया और मेरी कोई बाध्यता नहीं है, मैं क्लास में ये कहता हूँ, मेरी कोई बाध्यता नहीं है। मेरी 9 से 10 की क्लास है। कोई बच्चा 10 बजने में 5 मिनट पे आना चाहता है, वो 10 बजने में 5 मिनट पे आए। कोई 9 बजे आया और 9:05 पे मेरी क्लास से जाना चाहता है, वो 9:05 पे जाए। केवल इतना आग्रह कि बाकियों को डिस्टर्ब करने की ना। ये ओपन डोर क्लास है। अगर उसे मुझसे अटेंडेंस से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर उसे लगता है कि ये टीचर मुझे अटेंडेंस से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, तो मैं कुछ नहीं दे सकता, उसको अटेंडेंस में कुछ नहीं देता। आप अपनी ज़िंदगी को एक ओपन डोर सोसाइटी के माध्यम से जी रहे हैं, या जिस सोसाइटी में आप हैं वो सोसाइटी ओपन डोर नहीं है, क्लोज डोर है। घुस तो आप गए, घुस गए अपने जन्म की वजह से, घुस गए अपने एफिलिएशन की वजह से। अब तो एडमिशन ले लिया, अब तो ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। घुस गए आप हुआ है रिलेशन की वजह से, अब तो मैं कमिटेड हो गई, अब क्या करूँ। जन्म से क्लोज डोर है, चेंज नहीं कर सकते। जन्म मेरा जहाँ पर हुआ है उससे मेरा क्लोज डोर है, लेकिन बाकी जगह तो है ऑप्शन, आप वेट कर सकते हैं। जन्म आपका हुआ है और जन्म आपके शरीर का हुआ है, इन दोनों में कंस्ट्रक्ट ऑफ आइडेंटिटी का भेद है। ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर इसमें मैं जाऊंगा तो। मैं इस विषय को समेट के लाना चाहता हूं इतिहास और आपके सोशल मीडिया में। तो जो कुछ मैं हूं उस सब में सबसे प्रमुख क्या रहा, सबसे प्रमुख क्या रहा? जिस घर में मैं पैदा हुआ, जो मेरी स्कूलिंग हुई, जो मेरी कंडीशनिंग हुई, जो मेरी ट्रेनिंग हुई, वो है, या इसके इतर कुछ है जो इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचने का तरीका, सोचने का तरीका किसी, सोचने का तरीका, क्या वो भी इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है किस पे? अपने आसपास में। जब आपके सोचने का तरीका आपके परिवेश पर निर्भर होता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजीज। आप जिस प्रवाह में आपकी सोसाइटी सोच रही है, आप ठीक वैसा ही सोचना शुरू कर दें और ठीक वैसे ही सोचने को आप सत्य मानना शुरू कर दें और उस सत्य को सनातन सत्य मानना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आपका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एक क्लोज डोर सोसाइटी में होगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरी बात पे ए चाल बेना जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमें चाहिए आज़ादी, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं। यहां मैं आपको वापस लेके आ रहा हूं, जब भी हम इतिहास की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारक ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं, जो मुझे मेरी सोसाइटी ने दिया है, अब वो सोसाइटी मेरा कारक मुझे या तो गौरव करने के लिए कह रही है, या फिर उसकी निंदा करने के लिए कह रही है, या फिर वो मैं तटस्थ हूँ उसके लिए। इन तीनों के लिहाज से अपनी हिस्ट्री को, अपनी आइडेंटिटी को और अपने मैं को देखने की कोशिश करें। मेरा इतिहास क्या क्या हो सकता है बताइए। अब मैंने मैं आइडेंटिफाई कर लिया। मैं दो तरीके से हुआ, एक मेरा ये शरीर जिसकी एक क्रोनोलॉजिकल एज है, मान लीजिए मैं 1 जनवरी 1900 में पैदा हुआ, वैसे हुआ नहीं था, या 1 जनवरी 2000 में आप पैदा हुए, तो 1 जनवरी 2000 में पैदा होने वाला बच्चा 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ, 25 साल का, ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन इसके अलावा भी उसका एक इतिहास है। वो इतिहास क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल इतिहास हो सकता है। कैसे? तो उसका जेनेटिक्स कैसा है, तो जेनेटिक्स कैसा है मतलब? जैसे वो मतलब किस क्लैन का है, किस क्लैन का है सर, जैसे अगर जैसे इंग्लिश क्लैन का है या ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश बोलना चाहिए, या फिर अफ्रीकन या चाइनीज है, इंडियन ओरिजिन है, आर्यन से या नॉन आर्यन से, तो उसका जीन का मूल क्या है? हाँ क्लैन ओरिजिन। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरा शरीर है ये सिर्फ मैं नहीं हूं, ये चलता फिरता इतिहास है। हो सकता है मेरी शक्ल मेरे पिताजी से ना मिल रही हो, मेरे पिताजी के पिताजी से ना मिल रही हो, लेकिन उनके पिताजी के पिताजी से मिल रही हो, और मैं कह रहा हूं किसी से नहीं मिल रही हो, किसी से नहीं मिल रही हो, तो भी मेरा नाम ठीक वही है जहां आज से 3000 साल पहले जो मेरे पूर्वज थे उनका था। मेरी आंख ठीक वही है जहाँ 3000 साल पहले मेरे पूर्वजों की थी, कान भी वही है। तो ये मेरी जो शरीर है ये मेरा चलता फिरता इतिहास है। नुकीली नाम या चपटी है, ये भी मतलब इससे भी ऐसे बोलोगे यार, मतलब मैं अभी पकौड़े वाली बोल दोगे। नहीं, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ सर, आप समझिए चाइनीज है तो उनकी थोड़ी सी कैसे रहती है, मंगोलाइट। मंगोलाइट। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मेरा एक इतिहास मेरे शरीर को लेकर हुआ। दूसरा क्या इतिहास हो सकता है मेरा? एंथ्रोपोलॉजी में चला गया, सॉरी, तो वापस अपन इतिहास का। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, ये है तो मेरा इतिहास ना जिसे मैं लेके चल रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पे आपको धीरे धीरे लेके आऊंगा। मेरे पास समय कितना है? 1 घंटा। मुझे बोलते जाओ, हम खाली हैं। नहीं सर, खाली जाना है, जाना है, जाना है, एक दिन सबको जाना है बालक। पहले मैं जाऊंगा, मुझे काम है सर। वहां जाके कोई काम नहीं है। चलिए, सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये भी तो कहाँ से बिलोंग करते बिलोंग मतलब कहाँ से आते हो, कहाँ के रहने आप वाले? लेट आए शायद। नहीं कोई बात। 25 साल में क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए ये 25 साल का मेरा अपना इतिहास है। बिल्कुल सही बोला, किसने बोला? 25 साल का मेरा अपना इतिहास है। वो इतिहास में बहुत कुछ समाहित हो सकता है। उसमें बहुत कुछ सम्मिलित हो सकता है। मैंने जो भाषा सीखी उसका एक इतिहास, मैं जो भाषा बोल रहा हूं उस भाषा का अपना एक इतिहास है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा कि मुझे उसमें गौरव करना है कि नहीं करना है, मैं बिल्कुल इसमें नहीं जा रहा। तो ये जो मेरा परिपेक्ष है, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, वापस जो ऑब्जर्व करते हैं लोग इन 5 इंद्रियों से, ये एक मेरा इतिहास है जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रपंच और इंग्लिश में बोला जाता है फिनोमिना। तो एक इतिहास हो गया मेरा ये शरीर,
जेनेटिक्स बिल्कुल सही कहा आपने। ये हो सकता है मेरे जीन्स मैं ट्रेस बैक कर पाऊँ 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक, नहीं तो जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है ये कम से कम इतना पुराना तो है ही है कि जब मेरे जो पूर्वज थे वो ऐसे करके नहीं चलते थे, इतना तो इसमें इवॉल्व हो ही गया है। मेरी हाइट में कितना भी हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा पी लूं 6 फुट 3 इंच नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका एक इतिहास है। तो मेरे शरीर का एक इतिहास हुआ, मेरे कॉन्टेक्स्ट का एक इतिहास हुआ, और भी कोई इतिहास है मेरा। सर आपके ट्रैवल का इतिहास, आप कहाँ गए कितने साल? वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में ही है। मैं चाहे अमेरिका तक गया, मैंने वहां से कुछ सीखा, मैंने वहां कुछ किया था, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरे आसपास का दायरा है। अब मैं ये यहाँ खड़ा हूँ, या कल मैं दिल्ली खड़ा होऊंगा, परसों हो सकता है लखनऊ, फिर यूपी के किसी दूसरे राज्य में, देश से बाहर, लेकिन ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है जहां तक मैं फैल रहा हूं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मैं पतला दायरा, विचार पे आओ, विचार पे। मैं दुबला पतला मोटा हूं, कोई मुझसे ज्यादा मोटा है, मुझसे ज्यादा पतला है। ये धरा पे ऐसा क्या ऑक्यूपाई कर रहा है जो कि वो मोटा दिख रहा है, ये पतला दिख रहा है मेरे मुकाबले? वॉल्यूम, हिंदी में घनत्व। वो घनत्व है आकाश। मुझे उठा के पानी में डाल दोगे तो जब तक पानी मेरे में नहीं चला जाएगा तब तक मेरा आकाश इंटैक्ट है, जिसे हम स्पेस बोलते हैं। हम बोलते हैं हाउ मच ऑफ स्पेस डू यू ऑक्यूपाई, हाउ मच ऑफ स्पेस डू यू नीड व्हाइल यू वांट टू सिट हियर। उस पूरे ब्रह्म का कितना हिस्सा आप अपने साथ लेकर चलते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, वो आपसे कोई खोज नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आकाश वो नहीं है जो शायर कहते हैं पत्थर तो उछालो यार। आकाश वो है जो मैं लेके चलता हूँ अपने साथ। कमिंग बैक टू मेमोरी, मेरी पहली मेमोरी मेरा शरीर, पहली मतलब पहला जो हमने आइडेंटिफाई किया। दूसरी मेमोरी मेरा कॉन्टेक्स्ट, और तीसरी मेमोरी जेनेटिक्स तो हो गई। कोई तीसरी मेमोरी भी है, वो शरीर के साथ ही है। देयर इज नो वॉल्यूम विदाउट बॉडी। मेरा तीसरा आकाश जो मैं घेर के रखता हूं, पता कहां है? मेरे कॉन्टेक्स्ट में आने वाले हर व्यक्ति का ये दिमाग। आप जब ये सभागार छोड़ के जाएंगे, अच्छा हो बुरा हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, आपके दिमाग की मेमोरी चिप में मैंने एक स्पेस बना दिया। वो एक लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा, जरूरत पड़ने पर वापस आएगा, लेकिन मैं वहां अस्तित्व के तौर पर मौजूद हूं और रहूंगा। इस बात से किसी को इतर कोई भाग नहीं। अब हम एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं, एक और वॉलंटियर के लिए। आ जाओ। अच्छा, लड़के ज्यादा वॉलंटियर करते हैं, लड़की मैं नहीं फंस रही इनके चक्कर में। ये पता नहीं अंकल जी क्या करवाएंगे। एक बात बताओ, आप जो सोचते हो वो आप सोचते हो, क्या सोचते हो? आप जो याद रखते हो, आप याद रखते हो, कोई और याद रखते हो? तो आपके हाथ में है ना, है पक्का ना? आपके कंट्रोल में है ना? चलो इधर देखो, ये क्या है? माला। ये मैंने क्या किया? अच्छा, थोड़ा कम उछला। ये मैंने उछाला, पिछली वाली डिलीट कर दो। क्यों?
आपने देखा, आपने सोचा, आपके दिमाग में है, तो आप डिलीट करो ना, मैं करो। अरे पिछली वाली डिलीट करनी है, वो ठीक नहीं, यहाँ तक गई थी। अरे ऐसे कैसे भाई? सोचा इन्होंने, देखा इन्होंने, सेव इन्होंने किया, मेमोरी डिस्क इनकी है, कितने जीबी की है? अनलिमिटेड है, तो डिलीट कर दो ना यार। सर वो वापस आने का रास्ता नहीं। इन्होंने बहुत बढ़िया बात की, वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं। अब अगर मेरे पास एक ऐसी मेमोरी डिस्क है जिसका डिलीशन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? रखना पड़ेगा। लेकिन ये अनलिमिटेड है क्या? अपने आप रिसाइकिल बिन में जाता रहता है। अभी परसों जो गर्लफ्रेंड थी वो डिलीट करके नई वाली बनाई है। कुलपति जी मुझे मारेंगे मगर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं हमारे, पहले से बिगड़े हुए हैं। कुलपति जी को पता नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब हम नहीं सुधरे तो तुम कैसे सुधरोगे? लेकिन समस्या वहीं खड़ी है, मेरी मेमोरी डिस्क में से मैं कुछ डिलीट नहीं कर पाता। ये समस्या है कि वरदान है? वरदान कैसे है? मैं डिलीट करना चाहता हूं उसको, मान के साथ जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसे डिलीट नहीं कर पा रहा। तो ये मेरी समस्या है कि वरदान है? वरदान कैसे है कि मैं डिलीट करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा? मुझे ये समझना है। हम सबके पास, हम 20, 21, 22, 25, 35, 50, 55 साल के हो गए, सबके पास कुछ मेमोरी तो ऐसी है जो हम डिलीट करना चाहते हैं। डायरेक्ट है, कुछ तो ऐसी है कि यार मैं नहीं याद करना चाहता उसको। मेरे से 500 रुपए लिए थे उसने, पर दे नहीं रहा, मैं भूलना चाहता हूं। लो दो, क्या शो करना है? बहुत ही इसलिए लौटा है यार। बैकग्राउंड में ठीक है, धन्यवाद। मैं जो कहना चाह रहा हूं हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री में बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हम अगर 22 साल के हैं तो अपनी 22 साल की हिस्ट्री में, अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें 100 साल की हिस्ट्री पढ़ाई है तो 2200 साल की हिस्ट्री में बहुत कुछ डिलीट करना चाहते हैं, हम डिलीट कर नहीं सकते। The biggest and the most precious hard disk that we ever had is this hard disk. तो मेरी समझ से जो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें सेव ही मैं वो करने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगेगा कि मैं प्रिजर्व करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डिलीशन मेरे पास नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में हम क्या डिलीट नहीं कर पाते और फिर भी ऑब्जर्व करते हैं। ये सब यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना? 5वीं रील के बाद नहीं पता होता पहली कौन सी देखी थी। जा रहा है, बताओ ना। अच्छी होती है तो रहती है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि पहली अच्छी थी कि तीसरी अच्छी थी? कंटेंट और उसके ऊपर कितना यूजफुल है हमारे लिए वो। वर्चुअल देखते हैं वो नहीं याद रहती, जो वर्चुअल देखते हैं वो नहीं याद रहती। जो वर्चुअली देख रहे हैं ना रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वो मतलब ऐसे नहीं रहती है। लेकिन जो डायरेक्ट जैसे ये इवेंट डायरेक्ट हो तो ये मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि वो याद रह जाता है। तो जो चीज मुझे याद रहेगी नहीं, मतलब वो मेरे उपयोग की भी नहीं है, तो फिर मैं काहे उस पर टाइम बिता रही हूँ? वाह वाह, क्या बोला, क्या बोला सर ने, क्या बोला? दूसरी बात, सर ने क्या बोला था? फंस जाओ। फिर ढूंढते हो उसको, वो नहीं मिलती। पुरानी गर्लफ्रेंड और पुरानी नहीं आसानी से नहीं मिलती। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो जब आप ये रील देखते हैं तो आज के जनरेशन की, ये मेरे साथ नहीं था, आज के जनरेशन की
एक और हिस्ट्री क्रिएट होती है। वो हिस्ट्री है उसने क्या क्या कंज्यूम किया इस मोबाइल की विंडो से, इस आँख से देखते हुए। और इस गलत फहमी में मैं तो नहीं जीता कि इनकॉग्निटो बोर्ड पे कौन लिख रहा है। ये बोर्ड बहुत बढ़िया बनाया है गूगल ने भाई, आपकी हिस्ट्री में जाता ही नहीं है। और हर रात को सोने से पहले परमात्मा का नाम लो ना लो, हिस्ट्री जाके डिलीट करनी ही पड़ती है ना। किस किस को लगता है कि हिस्ट्री डिलीट मतलब सब डिलीट? किस किस को लगता है? मोबाइल पे हिस्ट्री डिलीट हुई, माइंड में तो रहेगी। मोबाइल में हिस्ट्री डिलीट हुई लेकिन यहां रही। यहां से डिलीट करने का बस मेरे पास साधन है सर, है। रिवीजन ना करें तो वो अपने आप डिलीट हो जाए। मैंने अभी किया, इन्होंने रिवीजन भी नहीं किया था। सर वो कल तक भूल जाए, कल तक भूल जाए। तो क्या थप्पड़ मार दूं यार अपने? ये दोस्त नहीं है भैया आपके? नहीं भूलते। समय आने पर रिकॉल होता है। ये वो 10वीं के बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो रिवाइज करोगे तो लगेगा यार ये तो भूल गया हूं, जब पेपर में आएगा तो लिख दोगे। आपकी किसी से अनबन हुई, डे टू डे कोर्स में आपको रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन वो जैसे ही सामने आता है आपको लगता है कि यार इस आदमी ने मुझे फला जगह फला बोला। फोटोग्राफिक मेमोरी में चला गया, फोटोग्राफिक मेमोरी में चला। मैं इसके बायोलॉजी में जा ही नहीं। मेरी समस्या तो मेरे लिए ये है कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके डिलीशन का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। प्रायोरिटी का हो सकता है लेकिन डिलीशन का नहीं। डिलीशन शायद तभी होगा जब मुझे 70 साल की उम्र में अल्जाइमर हो जाएगा और मैं सबसे पहले भूल जाऊंगा कि मैंने अपने बच्चे के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी ली है। तुम कौन हो बेटा? आई डोंट नो यू। सर आप ये भूल जाओगे, अगर आप बच्चे को भूल जाओगे तो आप ये भूल जाओगे। बोल रहा आप ये भी तो भूल जाओगे प्रॉपर्टी कहाँ है आपकी। फिर उस बची हुई प्रॉपर्टी का क्या करोगे आप? जानते हो मेरे बेटे को? लग रहा सुपारी देके भेजा भाई। यहाँ मेरा आपसे आग्रह केवल इतना है, सबसे पहले तो ये पहचानिए कि इतिहास से मेरा संबंध जोड़ कौन रहा है। वो जोड़ रहा है मैं, उस मैं में मेरा शरीर जोड़ रहा है। उस शरीर के बिना मेरे मैं में मेरा कॉन्टेक्स्ट जोड़ रहा है, या फिर मेरा जजमेंट जोड़ रहा है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को मेरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही मानती हूँ और कुछ चीज़ों को मेरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत मानती हूँ। कोई बच्ची आएगी यहाँ पे? क्या हाल है? ठीक है आप? ये काम अगर मैंने 35 साल पहले किया होता तो एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्चुअल जजमेंट होता। एक प्रोफेसर भरी सभा में लड़की से हाथ मिला रहा है, एक प्रोफेसर भरी सभा में लड़की से हाथ मिला रहा है, ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। इस कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिन इतिहासों को आप आज जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस समय के कालखंड में क्या वो उसी दृष्टिकोण से देखा जाता था? जो आज आपका सही या गलत है, क्या उस इतिहास खंड में उस समय पर वो उतना ही सही या गलत था? और आज जो आप क्रिएट कर रहे हैं आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, उस कालखंड में वो उतना ही सही या गलत होगा या नहीं, मेरे पास उसका उत्तर नहीं। तो अब आप करोगे, क्योंकि सही गलत के फेर में तो हम फंसे हुए हैं। मेरे इतिहास से मेरा पूरा रिश्ता, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं की वजह से है। मेरा इतिहास है, मैं कहां खड़ा हूं, मेरी भाषा है, मेरा धर्म है,
मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मेरा प्रदेश था, मेरा राज्य है, मेरे पूर्वज है, मेरा गर्व है, मेरी निंदा है। तो जब तक मैं है तब तक मेरे लिए इतिहास है। वो गौरव का हो सकता है, वो मेरे लिए निंदा का हो सकता है। यहां तक बात स्पष्ट है? मेरा और मेरे इतिहास का संबंध समझ आ रहा है? यहां पर जितने महापुरुषों के अभी फोटो लगे हुए हैं, ये मेरे इतिहास का हिस्सा इसलिए है क्योंकि इसमें मैं एक सेंट्रल फिगर हूं, मैं इस क्षेत्र से आता हूं, मैं शायद ठीक वही भाषा बोलता हूं जो ये भाषा बोलते थे, मेरा संदर्भ वही है जो इनका संदर्भ था, इन्होंने भी उसी विचार पर प्रबलता दी जो मेरा विचार था या जो मेरा विचार है। तो जब तक मैं केंद्र में हूं तब तक मेरा इतिहास मेरे केंद्र में है। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं बढ़िया वाला, ये वाला? इस वाले मोबाइल ने कभी ये देखा मेरा इतिहास कितना गौरवपूर्ण था, मैं कीपैड वाला हुआ करता था। ये सरकार है। ये आज का है, ये इनका इतिहास है। अब मान लीजिए ये सोच सकता है, तो क्या ये अपने इतिहास के बारे में ऐसे सोचा होगा, मैं कितना गौरवशाली था, कहीं भी मेरा नेटवर्क आ जाता था? क्या ऐसा सोच सकता है? एक पहाड़ अपने पत्थर के इतिहास के बारे में ऐसा सोच सकता है? तो इतिहास के बारे में जो दूसरी चीज हुई, मैं भी हूं, मेरी बॉडी भी है, फिर भी इतिहास से मेरा संबंध रखने के लिए सोच बहुत जरूरी है। मेरे सोचने की क्षमता, जैसे इंटेलेक्ट, बुद्धि, बिना बुद्धि के मेरा मेरे इतिहास से संबंध बायोलॉजिकल तक हो सकता है। मैं चाहे सोचूं ना सोचूं, मेरी शक्ल अगर मेरे दादाजी से मिलती है तो मिलती है, मैं क्या कर सकता हूं? मेरी हाइट इतनी है क्योंकि मेरी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग हो है, मेरा जेनेटिक्स है, लेकिन मेरे इतिहास से मेरा संबंध गौरव का है। इतिहास से मतलब कॉन्टेक्स्ट गौरव का है, या उससे मुझे निंदा हो रही है, इसके लिए मुझे सोचना जरूरी है। और सोचने के उपकरण मुझे कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सोचने के उपकरण कौन दे रहा है मुझे? कैसे सोचना है? इंटेलेक्ट, मेरी सराउंडिंग। इसके इतर जाकर अगर मैं अपनी भाषा पे गौरव कर सकता हूं, वो एक इतिहास पर गौरव करना एक बात है, लेकिन अगर मैं इतिहास पर, अपनी भाषा पर गौरव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक हिंदी भाषी परिवार में पैदा हुआ, इसलिए मुझे गौरव है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो आदमी हिंदी भाषा परिवार में पैदा नहीं हुआ, उसको हिंदी पर गौरव करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई टूल ही नहीं है उसके पास कि वो उस पर गौरव कर पाए। धर्म से गौरव, उसके कर्म जो काम करता है उसके ऊपर गौरव कर सकते हैं। कर्म से गौरव का सीधा सीधा ताल्लुक हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं है, क्योंकि खाली कर्म अपने आप में कुछ नहीं है। उस कर्म को देखने वाले ने कैसे देखा, उसके पीछे उसकी सोच, जो हमने पहले बात की थी, उसने उसको कैसे एनालाइज किया, एनालाइज करके कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद कैसे आउटपुट निकाला, उस आउटपुट को किसे कम्युनिकेट किया, ये सब बताएगा कि आपका कर्म गौरवशाली था या नहीं। वो उसका देखने का पर्सपेक्टिव है, खुद सही काम कर रहे हैं लेकिन उसको गलत लग रहा है, तो वो उसके सोचने का तरीका। बहुत बढ़िया। तो यहाँ इतिहास के दो ऑब्जर्वर हो गए, एक वो जो मेरे इतिहास को मैं देख रहा हूं, मेरी बुद्धि देख रही है, एक वो जो मेरे इतिहास को मेरी बुद्धि से प्रोसेसिंग होके मैं सामने वाले को बता रहा हूं, वो देख रहा है। मैं सही समझ पा रहा हूं? अगर इन दोनों में भेद आ जाए तो किसे वरीयता देंगे? मेरा इतिहास है तो मैं वरीयता किसको दूंगा? खुद को।
आपकी भाषा में होता है ना, हाँ तो मैं क्या करूं? अच्छा बेटा मैं बताता हूँ तेरे को, मीम चलता है ना आपको, हाँ तो ये आपने डिसाइड करना है। मैं यहां से बैठ के डिक्टेट नहीं करूंगा कि आप किसे वरीयता दें, लेकिन इस बात पर जरूर सोचें कि आप वरीयता किसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ये क्यों अपने आप में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें सही या गलत नहीं है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं इतिहास को किस स्तर पे क्यों वरीयता दे रही हूं। मेरे जैसे व्यक्ति ने मंच पे खड़ा होके बहुत बढ़िया सा भाषण दिया, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए, व्यक्ति बड़ा हो जाएगा। और इसका मतलब दूसरा भी है कि कल मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो मुझसे बढ़िया भाषण देगा, तो आप फिर उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो आपकी अपनी कहाँ है वो जिसे आप अपना मैं कहते हैं, वो स्टैंडिंग कहाँ है, उसे प्रोसेस करने की जरूरत है। और सोशल मीडिया के लिहाज से आप एक इतिहास रचते हैं जब आप कुछ भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, और हमारी जनरेशन के कंपैरेटिवली आप ज्यादा इतिहास रच रहे हैं। और आज से कुछ साल बाद सबसे बड़ा इतिहासकार कौन होगा? गूगल भैया। मैं कुछ भी बोलूं, अगर गूगल ने उसको सत्यापित नहीं किया तो सर तक कुछ भी बोल गए, गूगल पे तो है नहीं, गूगल पे का। मान लीजिए मैं यहाँ उज्जैन आया हूँ और उज्जैन के बारे में आप में से किसी ने कुछ बोला, सर वो उज्जैन की फला गली में फला पराठे वाला है, बहुत बढ़िया पोहा देता है। अब मैं कहूँगा अच्छा फला पराठे वाला फेमस, गूगल पे तो है नहीं, बहुत झूठ बोल रहा है, इसके मामा जी की दुकान होगी है। तो इतिहास के सत्यापन की व्यवस्था बदल रही है सोशल मीडिया के कारण। पहले क्या था, एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों ज्ञानी। इतिहासकार ने लिख दिया, सुधांशु त्रिवेदी जाके कहते हैं हर किताब में पेज नंबर इतने में जाके पढ़ लीजिए। अब व्यवस्था ये है, अगर वो किताब ऑनलाइन नहीं है, सुधांशु जी तो कुछ भी बोल जाते हैं, हरे कुर्ते वाला बेहतर है। तो आपका सत्य दूसरों को तब तक सत्य नहीं लगेगा जब तक उसका एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन नहीं होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा सत्य सबको स्वीकार हो, तभी तो मैं बोल रहा हूं फला पेज पे फला किताब पे पेज नंबर इतने लगा के पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा? वो तो मुझे सोचना है ना, उससे क्या होगा? फिर मैं टेलीविजन डिबेट पे आना बंद कर दूंगा। नहीं, मैं सोसाइटी का वैलिडेशन क्यों चाहता हूं? अब ये भी एक प्रश्न है, सोसाइटी किस दिशा में जा रही है, वो वैलिडेशन चाहती है, उस लेवल में क्या? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं सोसाइटी का वैलिडेशन चाहता क्यों? ये मैं भी चाहता हूं। अरे मैं आप पे कटाक्ष नहीं करता, मैं तो आपको समझ रहा हूँ। कल को रिश्ता आएगा तो लड़के वाले क्या बोलेंगे, इसलिए सोसाइटी का वैलिडेशन है। पड़ोस में पूछने जाएंगे, मुझसे तो पूछने आएंगे नहीं। पड़ोसी तो गलत ही सूचना देते। हमें कितने अच्छे संबंध भारत पाकिस्तान से और चीन से बोल रहे हैं, पड़ोसी पहले होना चाहिए, रिश्तेदार बाद में आएंगे, समाज के लोग आगे, पड़ोसी पहले काम है। अपने कितने अच्छे संबंध पाकिस्तान से चीन। मैं बहुत आग्रह से कहूँगा इस चर्चा को मुझ तक रहने दो, कहाँ पाकिस्तान लेके जा रहे हो यार। मैं घर में ये डिसाइड नहीं कर पाता टिंडे बनेंगे कि दाल। अब इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन ठीक करवा रहे हो मुझसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई बात नहीं, चलता है। देश चला रहे हैं, वहाँ से बैठे दिल्ली से बैठे देश चला रहे हैं। ये दूसरी गलतफहमी है मुझे कि मैं कुछ चला रहा हूँ। बात सही है कि मैं खुद नहीं चल पाता ढंग से, मैं खुद ही ऐसे ऐसे चलता हूँ, भैया सीढ़ी उतरवा देना मुझे जरा। यार कहने का मतलब मेरा ये है, इस बात को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। एक तो ये कि जब इतिहास को पढ़े तो पढ़ते हुए, इतिहास को सुने तो सुनते हुए, इतिहास को देखें तो देखते हुए, पहले ये देखना है कि
देख कौन रहा है, वो मेरा मैं कौन है। वो मेरा मैं वो शरीर है, वो मेरा मैं मेरे संदर्भ से मेरा रिश्ता है, वो मैं मेरी जजमेंट है जो मैं आज तक इकट्ठा कर पाया हूं कि मैं ये सही सोचता हूं और मैं ये गलत सोच रहा हूं। वो इतिहास पढ़ कौन रहा है। और दूसरा, सोशल मीडिया के जमाने में वो समय चला गया जब इतिहास शिलालेखों पर ही सीमित था। वो समय चला गया जब इतिहास केवल इस बात से होता था कि कितने भवन बने, ये हवेली कितनी पुरानी है, ये महल कितना पुराना है। इतिहास में ये तो नहीं मिलता कि ये फला झुग्गी हड़प्पा काल की थी, फला सन के महाराजा जी के राज्य में फला झुग्गियां पाई गई, क्योंकि तब इतिहास लिखने वाला सशक्त था। सशक्त आदमी सशक्त के बारे में लिख रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि उस समय पे मैं था ही नहीं। जब दो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तो इतिहास हारने वाला नहीं लिखता, जीतने वाला लिखता है। और जब जीतने वाला लिख रहा है और मैं उस समुदाय से आता हूं जिसने वो लड़ाई हारी है, तो मैं इतिहास को एक ढंग से पढ़ूंगा। और अगर मैं उस समुदाय से आता हूं कि जिसने वो लड़ाई जीती है, तो मैं उसको एक ढंग से पढ़ूंगा। और इतिहास पढ़ते हुए तीन चीजों का ध्यान रखें। आप इतिहास पढ़ किसका रहे हैं? आपको इतिहास बता क्या रहा है? व्यक्ति के बारे में बता रहा है, फला इतने महान थे, फला इतने निकृष्ट थे, फला इतने साल राज किया, फला ने इतना कम राज किया, फला ने द्रोह किया, फला देशद्रोही था, फला देशभक्त था। व्यक्ति के बारे में बता रहा है या कृत्यों के बारे में बता रहा है? फला काल में ये आंदोलन हुआ, फला काल में ये क्रांति हुई, फला काल में ये विचार फला ने दिया, जिसका यहाँ से यहाँ तक पद यात्रा की, ये एक्ट के बारे में बता रहा है। या फिर इन दोनों के इतर ये इतिहास मुझे उस विचार के बारे में बता रहा है कि आज से 350 साल पहले नानक नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने एक्ट के तौर पर पूरे भारत का मक्का तक यात्रा की। लेकिन उसका विचार क्या था अगर मैंने उसे देखा ही नहीं? तो विचार मैंने देखा नहीं, मैं व्यक्ति और उसके एक्ट तक सीमित हो गया, तो क्या ये इतिहास मेरे लिए संपूर्ण इतिहास है? ये मुझे सोचना, इसमें सही या गलत के चक्कर में मैं नहीं। आपका पता नहीं, मुझे जो रटाया गया, हुमायूं यहाँ से यहाँ तक था, बाबर यहाँ से यहाँ तक था, महाराणा प्रताप ने ये वाली लड़ाई लड़ी, वो वहां से वहां तक थे, वो इतने महान थे। उसके पीछे का विचार क्या था? दृश्य है, दृष्टांत है, लेकिन मिसिंग क्या है? मिसिंग है जिसके थ्रू मैं देख रहा हूं, जिसके थ्रू, जिससे देखने वाले को देखने वाला देखता है, उसे क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। दर्शन पर भी ध्यान देना है, किस दर्शन से मैं इसे देख रही हूं या मैं किसे देख रहा हूं। और दूसरा, ये मत सोचिए कि मैं तो सिर्फ सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूं या मैं तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं, मेरा तो इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इंजीनियरिंग की हूं या मैं फाइन आर्ट्स की हूं। आप सब इतिहास लिखते हैं। हो सकता है वो इतिहास सिर्फ आपके परिवार के काम का है, आपके दोस्तों के काम का है, क्योंकि आपके कॉन्टेक्स्ट में लोग तो हैं। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरा संवाद होगा, मेरे ठीक साथ वाले दोस्त से होगा, हो सकता है इतने समूह से हो, कोई और बड़े नेता जी होंगे, वो 5000 की गैदरिंग से बात करते होंगे, लेकिन संवाद को करते हैं कॉन्टेक्स्ट है। उतने लोगों के लिए वो इतिहास का विषय है। मैंने जो कहा, यहाँ मैं स्पेस बनाता हूँ और आप मुझे चाहकर ना चाहकर कुछ समय तक तो यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, और जब भी कोई तीसरा बात करेगा तो वो रिट्रीव कर जाएगा। कोशिश करें, आज के समय में आप युवा हैं, यहाँ पे कम से कम वो चीज भरने की कोशिश करें जो आप चाहते हैं कि यार ना ही भरूं तो बेहतर।
आम भाषा में हम इसे कचरा कहते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अपने इस हार्ड डिस्क में ऐसा इतिहास ना भरें जो आप डिलीट ना कर पाए और आपके किसी काम का भी नहीं है। एक रील पे बनीगा, किसी ने कोई रील बनाई, वो आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन आपने 15 बार देखी क्योंकि उस समय पे आपको एक क्षणिक हंसी है, वो भी तीसरी बार नहीं आएगी। ये हंस रहा है, वासी ले रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कितने काम की रही आपकी, उसमें एक बार देखना शुरू और एज मैटर ऑफ प्रैक्टिस रोज ये देखें कि मैंने जो अपना आज का इतिहास लिखा, जिसे इलेक्ट्रॉनिकली बोलते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया फुटप्रिंट था। इस गलतफहमी में मत रहना बच्चों कि मैंने किसी को हिस्ट्री से डिलीट कर दिया तो वो मेरे फुटप्रिंट से डिलीट हो गया। आज टेक्नोलॉजी आपका पूरा इतिहास संजो के रखती है। आपने किस सन में कौन से अमेज़ॉन पे कौन सी ड्रेस देखी थी, जैसे कोई फेस्टिवल आएगा वो आपको फौरन पुश बैक करेगी। ये मैंने अमेज़ॉन की ड्रेस बोली है, मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है आप क्या क्या देखते हैं, इनकॉग्निटो मोड पे जाकर क्या क्या देखते हैं। ये मत सोचिए ये कचरा यहाँ भरते रहेंगे तो आप कोई नहीं देख रहा तो मैं सुखी हूँ। ये कचरा यहाँ से डिलीट करना आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि डिलीशन आपके हाथ में है ही। और आप अपना इतिहास लिखते हैं सोशल मीडिया पे जो आप पोस्ट डाल रहे हैं, अभी नहीं आज से 30 साल बाद 35 साल बाद बच्चे ने आपकी रील देखी, क्योंकि वो आपकी कांटेक्ट में है, वो उस कांटेक्ट को रिपीट करके आपके बच्चे को दिखाएगा, ये देखो आपके पापा ये कर रहे थे वहाँ पे आज से 30 साल पहले। मैं अपने बच्चों को मार्कशीट अपनी आज तक नहीं दिखाता, वरना उनको बोल नहीं पाऊंगा तेरे 90% से कम आए, क्योंकि मेरा इतिहास कैसा नहीं है। हम जो माता पिता होते हैं बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश देते हैं, उनको वो हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए अच्छी है, लेकिन एक सेल्फिश काम हम कर जाते हैं, तो ये कि जो हम नहीं कर पाए वो उनसे करने की उम्मीद बहुत सबल तरीके से, और उसमें अच्छे बुरे दोनों को। और मैं एक पिता होने के नाते बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे 60 to 80% आ जाना मतलब तोप चल गई। आज 95% से नीचे आते हैं तो मैं बच्चे को डांट रहा होता हूँ, ये क्या नंबर आए तेरे? यहाँ मेरा केवल 2-3 आग्रह है। पहला आग्रह, अपने उस मैं को पहचाने, आपकी मैं को कंस्ट्रक्ट किसने किया है, और इसमें आप गौरव करना चाहते हैं गौरव करें, आप उसे घृणा करना चाहते हैं घृणा करें, ये बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव है। मैं यहाँ से कोई कमांडमेंट नहीं दे रहा। दूसरा, आपके जजमेंट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को पहचाने। तीसरा, आप इतिहास लिखते हैं, उस इतिहास लिखने में सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया तरीके से आप इतिहास लिखते हैं। रोज लिखते हैं, तब भी लिखते हैं जब आप कुछ पोस्ट करते हैं, तब भी लिखते हैं जब आप कुछ कंज्यूम करते हैं। उसका ध्यान रखें और इस हार्ड डिस्क की वैल्यू करें। 2 GB की हार्ड डिस्क आज कितने की आती है? SATA आती है 12,000 रुपये की, और नॉर्मल आती है 6,500 रुपये की। ये इतनी बढ़िया हार्ड डिस्क दी हुई है, उन्होंने कुछ भी भरती हुई इसमें, कुछ भी चले जाए। कम से कम उन चीज़ों को भरने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि मैं काम करूँ, और जब तक आप उनको भरने से नहीं रोक सकते, गांधी जी के 3 नंबर, जितनी कम मेमोरी करेंगे, बॉडी की अपनी मेमोरी है, माइंड की अपनी मेमोरी है, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत आभार। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में जो भी अभी विचार हैं, प्रश्न हैं, आप सभी सर से कर सकते हैं। आप सभी फ्री हैं पूछने के लिए। जी एक्चुअली क्वेश्चन ये है, पर जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मुझे परेशानी
नेशनलिस्ट को पढ़ लीजिए आप, तो फिर वो गलत लगता है सर कि इतने सालों से आपने जो लिखा है वो एक पक्ष को लेकर लिखा है, कोई भी आइडिया। सर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या यहाँ डालना है? तो सबसे पहले तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, करेक्ट कीजिएगा, कि हम सब जो कुछ पढ़ते हैं वो पहले से एक शाही से लिखा गया है। अब उस शाही को सही मानूं या गलत मानूं मेरे लिए दुविधा है। तो मैं कैसे मानूं कि ये सही पर्सपेक्टिव से लिखा गया है या गलत पर्सपेक्टिव से लिखा गया है? यही सवाल है। इसका उत्तर क्या हो सकता है? सर अगर टेक्निकल वे में लिया जाए तो आप सोर्सेज को देख सकते हैं, पर अगर आप दर्शन को इतिहास से जोड़ेंगे तो दर्शन आंतरिक चीजों पे बात करता है। अब वो बोलेगा कि हमने मंगोलों के पास खेती के लिए जमीन नहीं थी तो उन्होंने इन्वेट किया। तो सर्वाइवल का रीजन है, आपके पास लाइफ है, सर्वाइव करने के लिए जो कर सकते हैं वो आप करेंगे, तो आप उनको शायद मदद नहीं पर हम जब उसको पढ़ेंगे किसी और अप्रोच से, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से कि इन्वेजन इज रॉन्ग, आप किसी की टेरिटरी में घुस गए, आप उसे खत्म करेंगे, आप करेंगे। तो सर कैसे डिसाइड करें कि दर्शन तो मुझे कह रहा है वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, बहुत बढ़िया। ये हमारी आम जिंदगी में भी होता है। मेरा किसी से झगड़ा हुआ, उसने मुझे गाली दे दी, आपने तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि वो वहां से आए, उन्होंने इन्वेट किया, उन्होंने हमें लूटा, अब बेचारे गरीब थे, लूटते नहीं तो कहां से खाते? सवाल यही है। ऐसा इसको थोड़ा कम के स्तर पे ले आता हूं, मैं थोड़ा छोटा आदमी तो इसलिए कम के स्तर पे ले आता हूं। मेरा किसी से झगड़ा हुआ, सड़क पार कर रहा था, उससे ब्रेक नहीं लगी, थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसे गाली दी। अब उसकी गाली देने भी सही है, मेरी गाली देने भी सही है। भाई जब ब्रेक है तो लगा, तो सही कौन है? कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए दर्शन में मुझे 3 से 4 पैरामीटर बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे सुनार होता है ना, उसके पास कुछ भी आता है तो उसके पास एक यंत्र होता है, उससे वो घिस के देख लेता है कि ये खरा है या खोटा है। वो हर सुनार का अलग हो सकता है। वो आप सुनार है तो आपका अलग हो सकता है, मैं सुनार हूं तो मेरा वो अलग करता है। वो यंत्र मेरा है DPCT, लिख लीजिए ये 4 शब्द। D स्टैंड करता है, अच्छा DPCT से पहले एक और शब्द बताता हूं, TFA। हमारा ज्यादातर जो चीजों को देखने का नजरिया होता है ना, वो इस A पे रहता है। ये A है एक्शन। मेरी उससे टक्कर हुई, उसने मुझे गाली दी, ये एक्शन है। उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा। उसने इन्वेड किया, मैंने विद्रोह किया, ये एक्शन है। अब आप चाह रही हैं कि मैं इस एक्शन के बिहाफ पे डिसाइड करूं कि क्या सही है या गलत। मैं पर्सनली इस द्वंद्व में कम पड़ता हूं कि सही गलत के निर्णय पे मुझे आज ही पहुंचना है। मैं यात्रा में रहना ज्यादा पसंद करता हूं। जब तक मुझे पता है कि ईश्वर है, मैं ईश्वर की यात्रा नहीं करूंगा। और अगर मुझे पता है कि ईश्वर नहीं है, मैं यात्रा तब भी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल दे। अगर मेरी यात्रा ईश्वर के लिए है तो मैं बोलूंगा यार खोज रहा हूं, मिल जाएगा तो बताऊंगा। मैं कमिंग बैक टू ए, आप जो कह रही हैं ये आखिर वाले ए को डिसाइड करने के लिए कह रही हैं कि इससे कैसे डिसाइड करूं कि ये एक्शन सही था या गलत था। TFA। अब ए से पहले के एफ पे आ जाइए। ये एफ क्या है? गाड़ी के एग्जांपल पे देता हूं। मान लीजिए मेरी टक्कर हुई और वो टक्कर हुई गाड़ी से, ये गाड़ी चला रहे थे। इन्होंने देखा रहे ये तो हमारे सर हैं, इनके हाथ में तो इंटरनल के पूरे 30 नंबर है। तो जो जिस भाव से इन्होंने दरवाजा खोला था, मैं देखता हूं उसको, फिर क्या भाव वही रहेगा, लेकिन एक्शन तो बदल गया ना। वो एक्शन के बदलने के पीछे का क्या था, फीलिंग क्या थी? फियर हो सकता है, ग्रीड हो सकता है। उस एफ को टटोले, ये गाड़ी की टक्कर हो या इन्वेजन, उस एफ को टटोले। वो फीलिंग क्या थी जिस फीलिंग को लेकर उसने इन्वेट किया? क्योंकि मसला सिर्फ जमीन में नहीं रुका। खोजना, वो फीलिंग को खोजे कि किस फीलिंग की वजह से वो एक्शन हुआ। TFA, वो फीलिंग खोजे।
वो जो एक्शन के पीछे की फीलिंग थी वो किस लिए थी? सर्वाइवल से मुझे नहीं पता, आपके लिए हो सकता है सर्वाइवल, आप उनके लिए सोच रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं तो सबके लिए सोच नहीं, दूसरी पार्टी के लिए जो इन्होंने उदाहरण दिया उसके लिए। हाँ सर, उनका सर्वाइवल था सर, वहाँ पे कुछ खा नहीं यहाँ पे आ गए। हाँ, लेकिन अरे सुनो, अभी ऐसे उस फीलिंग के पीछे का थॉट क्या था? अब थॉट पे आ रहे, सर्वाइवल वैसे फीलिंग नहीं होता, आप पढ़ेंगे तो फीलिंग की कैटेगरी है। सर्वाइवल मेरी फीलिंग नहीं हो सकती, सर्वाइवल की वजह से मेरी फीलिंग हो सकती है, फियर हो सकती है, एंगर हो सकती है, लेकिन सर्वाइवल मेरी फीलिंग नहीं हो सकती। उसके पीछे का थॉट क्या था? थॉट को टटलो, क्योंकि अल्टीमेटली एक्शन का थॉट निकल ही आता है। आज ये जो मैं सभागार में आपके साथ ये बैठक ले रहा हूं, ये एक एक्शन है। इसके पीछे की एक फीलिंग है कि आप सब लोगों को कुछ को आनंद आ रहा होगा, कुछ बोर हो रहे होंगे, कुछ हेट कर रहे होंगे, कुछ एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ को अच्छी फीलिंग आ रही होगी। इसके पीछे का थॉट क्या है? या मुझे भी ये फीलिंग आ रही होगी, इसके पीछे का मेरा थॉट क्या है? अब मेरे 2-3 थॉट हो सकते हैं। नंबर बन जाएंगे उज्जैन यूनिवर्सिटी में मेरे बढ़िया से, पहली बार आना बोलेंगे बहुत बढ़िया टीचर है यार, 3 जगह मिलेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, सेल्फी लेंगे। एक मेरा ये थॉट हो सकता है। दूसरा थॉट क्या हो सकता है? भाई मैं यहाँ आऊँगा, इनवाइट किया हूँ, एक रेवोल्यूशन मिलेगा, मैं पढ़ाता हूँ तो एक 50, 500, 5000, अभी तो 10 रुपये 50 रुपये बोलेंगे उसमें वो मिलेगा। यह एक थॉट हो सकता है कि मेरे पास इतने साल का संचय था, अगर ये मेरे साथ चला गया तो क्या? सोसाइटी को वापस लौटा। तो सोसाइटी को वापस लौटा। आप अपना उत्तर इस टीएफए में खोजें, एक्शन से डिसाइड ना करें कि वो आदमी सही था या गलत था, उस एक्शन के पीछे का थॉट, फीलिंग देखें, फीलिंग के पीछे का थॉट देखें। अब मैं आता हूं, कौन से थॉट को आप सही मानेंगे और कौन से थॉट को गलत मानेंगे? थॉट तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, थोड़ा पानी और कौन से थॉट को सही मानेंगे और कौन से थॉट को गलत मानेंगे? वहां मैंने 3 शब्द बोले थे, DPCT। जब भी आप कोई एक्शन कर रहे हैं, हाँ बेटा थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ये देखें कि ये डिग्निटी को कैसे इंपैक्ट करता है। डिग्निटी मतलब सम्मान। वो आया, भूख की वजह से यहां पे आया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन क्या उसने यहां के लोगों को सम्मान दिया? उसके आने से यहां के लोगों को कुछ सम्मान मिला? क्या उसे सम्मान मिला? अदर देन कि मैं बहुत बड़ा एम्पायर हो गया। वैल्यू में कोई सम्मान है, डिग्निटी है कोई। आप सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, किसी के बारे में कोई कमेंट लिखते हैं, कमेंट आपका एक्शन था, उसके पीछे की फीलिंग आपकी ये थी कि मैं तो बहुत गुस्सा आ रही थी, उसके पीछे का थॉट ये था कि मैं उसको बताती हूँ, लेकिन उसको ये देखिए कि क्या वो डिग्निटी को ऐड कर रहा है आपकी या उसकी। छोड़ दीजिए, मैं इंगेजिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। वो किसी डिग्निटी को ऐड कर रहा है, मेरी या उसकी, उसको एज के लिए। पी, पर्पस। पर्पस वो नहीं कि उसके आने का पर्पस क्या था, क्या वो लोगों को कोई पर्पस दे पा रहा है। मैं यहां आया हूं, मैंने एक बात की है, मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि एक पर्पस दूं कि आप सोचें, निर्णय पे पहुंचने से ठीक पहले रुके और सोचें कि जब मैं निर्णय पे एकदम पे पहुंच रही हूं, उसके पीछे मैंने उसका सही से अवलोकन कर लिया कि नहीं किया, मैंने आपको एक पर्पस दिया। क्या उस इन्वेडर ने कोई पर्पस दिया इस भूभाग को? मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया, अवलोकन करें। तीसरा है कंट्रोल। मेरे उस एक्शन से, जिसके साथ मैंने एक्शन किया, वो और सशक्त हुआ, उसने उसको और कंट्रोल दिया, या उसने उसको और पावरलेस किया, उससे कंट्रोल ले लिया।
मैंने किसी के बारे में कोई कमेंट लिखा, मेरी एक फीलिंग थी कि मैं उससे बहुत घृणा करती थी, उसके लिए मैंने कमेंट लिखा, मेरा एक थॉट था कि मैं तो इसको सबक सिखा के रहूँगी। उसकी वजह से उसने उस लड़की जिसके बारे में मैंने कमेंट लिखा, उसका पूरा कंट्रोल उससे खो गया। उसको लगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, और उसने कोई स्टेप ले लिया, चाहे वो छोटा सा डिप्रेशन का स्टेप हो, थोड़ी सी गोलियाँ खानी शुरू कर दी हो, या फिर कोई बड़ा स्टेप हो, उसने सुसाइड कर दिया। तो मैंने सामने वाले को मेरे एक्शन ने कोई कंट्रोल दिया उसकी जिंदगी में, मैंने उन पर कंट्रोल किया या नहीं? मैंने उन्हें तो कंट्रोल दिया, मैंने उन्हें सशक्त बनाया। और चौथा है टी। टी क्या है? टुगेदरनेस। क्या वो एकात्मता का भाव जनरेट कर पाया? क्या मैंने उसको एक टुगेदरनेस की फीलिंग दी कि देख मैं वहां से यहां आया हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दुख होगा, दर्द होगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरे आने से यहां अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जब अकाल पड़ेगा तो मैं तेरे साथ हूं। उसे एक टुगेदरनेस की फीलिंग आई। मैं उदाहरण देता हूं एक छोटा सा। एक शो आता था आरजे साइमा का, आप लोगों ने नाम सुना होगा? रात को 11 से लेके 1 बजे तक का एक शो आता था रेडियो पे। रेडियो का नाम मुझे नहीं पता। वो क्या करती थी, लोगों से फोन इन करती थी कि आप अपना फोन बजाइए और भेजिए, अपना कोई किस्सा बताइए कि भाई मेरे को फला से मोहब्बत हो गई है या फला ने मेरा ब्रेकअप कर दिया है, और उसकी पसंद का गाना बजाता था। ये उस शो का फॉर्मेट था। या फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया है, तो शेयरिंग का एक पर्पस था। तो वो फोन इन करती थी और उसकी पसंद का गाना बजाती थी। उसको एक फोन आता है तो वो कहती है हाँ जी बताइए मैं आपको कैसे बात कर सकती हूँ। तो वो सामने से कहती है हाँ नहीं आपको गाना कौन सा सुनना है? लेकिन मुझे गाना कुछ नहीं सुनना है, मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, मैं अभी अपनी कैब से उतरी हूँ, जहाँ मैं उतरी हूँ वहाँ से मेरा घर करीब 500 मीटर है, गली पूरी अंधेरी है, सर्दियों के दिन है, रात हो चुकी है, मुझे डर लग रहा है। मैं कैब में आते हुए आपका ये शो सुन रही थी और मुझे लग रहा था कि कोई मुझसे बात करता रहेगा। अब मैं पीजी में रहती हूँ, मेरे पापा मम्मी सो गए होंगे, मैं किससे फ़ोन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपका नंबर मिलाया, आपका नंबर मिल गया, मुझसे बस अगले 5-7 मिनट बात करना। ना तो वो आरजे साइमा उसको बचाने आती उस गली में अगर उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता तो, लेकिन एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस थी इसमें। उस लड़की को लगा कि मेरे साथ कोई है। आपके साथ भी ये होता है, अब केवल बात करते हैं, यार थोड़ी देर बात करेंगे, आ जाता है। क्या वो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस दी उसने उसको? अगर इन चारों पैरामीटर पे, उन 3 पैरामीटर से आपको लगता है कि वो व्यक्ति सही था, तो आप बोले कि वो सही था। अगर आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप डंके की चोट पे बोले कि ये इस वजह से गलत था, रादर देन के इस वजह से कि उसने इन्वेड किया इसलिए गलत था। तो बात खत्म हो गई ना। बात इन्वेड किया तो इन्वेजन तो बहुत हो गए, वापस भी चले गए। यही तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को इतना कुछ दिया, उन्होंने रेलगाड़ी दी, उन्होंने टेक्नोलॉजी दी, लेकिन क्या उन्होंने सशक्त बनाया? आप मुझे नहीं, पर्पस दिया, डिग्निटी दी, आप उसके बाद निर्णय करें कि ये इतिहास मुझे गर्व करने के लिए कह रहा है या ये इतिहास मुझे शर्मिंदा होने के लिए कह रहा है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको कुछ कवर कर दिया। अभी मैंने बुलंद शान किया है सालों का। स्टोर होती जाती है, हम डिलीट नहीं कर सकते उन चीज़ों को। पर अगर हम देखें कि हम एग्ज़ाम के लिए अगर 400 पेज की बुक पढ़ रहे हैं और हमें एग्ज़ाम में तो पूरी को याद नहीं आती, तो हम पार्शली डिलीशन नहीं हो जाता मेमोरी का सर? क्योंकि अगर हमने 400 पेज की बुक पूरी अच्छे से पढ़ी है, फिर भी हमारे माइंड में इतना स्टोर तो नहीं होता ना, चीज़ें तो निकल ही जाती हैं माइंड से, तो वो डिलीशन ही हुआ एक तरह से। डिलीशन नहीं हुआ, आप उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे। जब उसी किताब को, उसी लाइन को आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये तो मैंने पढ़ी थी। सर पर वो ऐसे देखा जाए तो पार्शली तो वो डिलीट हो गया ना। पार्शली फुल्ली के लफड़े में मैं नहीं पढ़ता। सर इससे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वही पूछना चाहता था, थोड़ा सा उसको आता है ना। क्या बेटा जोर से? सेम क्वेश्चन को मैं भी पूछना चाहता था, मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक टीचर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसका मुझे 100% याद नहीं, 90% याद है।
कल ऐसा हो कि कम याद हो, आज से 6 महीने या 1 साल बाद मेरा एग्जाम है, हो सकता है वहाँ और कम याद हो। तो सर ये तो डिलीशन ही हुआ ना, उस थॉट पे हमें लेयरिंग करते गए वो डिलीट हो जाएगा ना। जैसे एक सेम सिनेरियो ले लीजिए, मान के चलिए आज से 1 साल पहले मेरे किसी नोन वन का डेथ हुआ, उस टाइम जो फीलिंग था और जो अभी फीलिंग है वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो जो मेमोरी था अभी जो मेमोरी वो बहुत डिफरेंट था। दाल रोटी खाई थी, यार कल खाई थी, आज खाई थी, यार से लग तो नहीं रहा। कल क्या खाया? कल भी सेम सेम, कल वाली तो आज नहीं खाई थी। अच्छा कल खाई थी, पूरी खाई थी, पूरी की पूरी। अब एक पर्सनल सवाल पूछूं, सुबह दोनों कर गए, पूरी पूरी निकल गई, क्यों? आपने खाई थी, आप भी गए। तो सवाल मेरा ये है, आपने जो कुछ कंज्यूम किया था, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जो कुछ मैंने कंज्यूम किया था अगर मैं वही पूरा रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब वो मेरे में से डिलीट हो गया। अब यही कह रहे हैं, आपने जो कुछ खाया था वो पूरा नहीं निकला तो बीच वाला डिलीट हो गया या कहीं गया? कहाँ गया? तो बोल रहे मैंने क्यों सवाल पूछा? क्या मेरा खून में चला गया? वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है मुझे नहीं पता। कौन जाने, आपने किताब में कुछ पढ़ा, 10th का पेपर था, आपको उस समय पे रिकॉल नहीं हुआ, जब आप बड़े हो गए, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का वो सवाल था और वो सवाल वही था जो आपने तब पढ़ा था, क्योंकि वो आपके कहीं मेमोरी सेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में वो सेव था जिसे आप रिप्रोड्यूस बस नहीं कर पा रहे, बट वो सेव है, वो सेव है। और ये गजब की मेमोरी डिस्क है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसे मैं जंप के डिलीट करना चाहता हूं बस वही डिलीट नहीं होता, क्योंकि मैं डिलीट करने के लिए भी उसे बार बार सिलेक्ट करता हूं और जो चीज मैं सिलेक्ट करता हूं उसकी एक कॉपी बन जाती है। ये ऑटो मेमोरी है दोस्त। तो ये मत समझिए आप डेफिनेशन रख रहे हैं डिलीशन की, अगर मैंने कुछ कंज्यूम किया और उसे मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो वो डिलीशन है ना। आपने कुछ कंज्यूम किया, उसका पार्शियल रिप्रोड्यूस कर पाए, लेकिन वो आपके यहां से डिलीट हो गया, मुझे नहीं लगता। अभी कल सवेरे जाना पूरा डिलीशन मारना है, लेयरिंग करके उसे कम कर सकते हैं इसमें मतलब उसकी मुझे नहीं पता। अगर आपके पास यह तरीका है, लोग कहते हैं जितना ध्यान करेंगे उतना ये लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर का मसला है। यह बात अघम की कहन सुनन की नाही, जाने है सो कहे नहीं, कहे सो जानत नाही। इसका लोहा है कबीर का। ये जो आपके अंदर चल रहा है ना, ये केवल आपका विषय वस्तु है, ना ये कहने में आएगा ना ये सुनने में आएगा। और जो आपने कह दिया वो सामने वाले ने सुना नहीं, और जो सामने वाले ने सुना वो आपने कभी कहा नहीं। धन्यवाद। आपका उत्तर मिल गया? के बारे में बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने बताया गया। सभी ने पढ़ा था कि दृष्टा भाव से देखना चाहिए, पर आज समझा कि कैसे दृष्टा भाव से देखा जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अब हम आखिरी चरण में हमारे आज के इस कार्यक्रम के, मैं डॉक्टर शर्मा से निवेदन करती हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मंच पर आएं। देखिए, आज का जो आयोजन था, मतलब ये मूल रूप से जो कल इसकी अवधारणा बनी थी वो पत्रकारिता विषय, संचार विषय और जन संचार विषय को जोड़कर बनी है। अचानक ये आकस्मिक रूप से इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल हुआ, इतिहास भी इसमें शामिल हुआ, समाज भी इसमें शामिल हुआ और पूरी अवधारणा एक सोशल मीडिया को लेकर तैयार कर दी गई। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत अवसर था और ऐसा एक अवसर था जिसमें आपको एक नया मॉडल प्रस्तुत हुआ। मतलब गौतम जी ने जिस तरह से आपके विषय को या विषय को छूते हुए जो नया मॉडल सामने रखा,
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो क्या है। आप सर ने बहुत प्रश्न आपसे पूछे, एग्जाम्पल दिए, एक्सरसाइज की और सभी बात आपके सामने रखी। तब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अलग अलग विधा के पेपर में एक कौन सा ऐसा मॉडल उन्होंने सामने रखा जो आपकी समझ में आया? और नहीं, आप कम्युनिकेशन के भी छात्र हमेशा मॉडल पढ़ते ही हैं, देखते हैं, लॉसवेल का पढ़ते हैं, शेनन वीवर का पढ़ते हैं, मेलविन सबका पढ़ते हैं। कितने मैडम का AI वाले भी बैठे हुए, इंजीनियरिंग वाले भी बैठे हुए, बताइए कौन सा मॉडल है? देखिए, एक सर ने जो सामने रखा, हम नहीं कहते, मैं जो सामने पढ़ाता हूँ, भाई कम्युनिकेशन को भी उन्होंने बात रखी, मास कम्युनिकेशन को भी लेकर आए, मीडिया को भी लेकर आए और सोशल को भी लेकर आए, कम्युनिटी से जोड़ते हुए इतिहास को उन्होंने समाहित किया। ये आप देख रहे हैं, सबसे बेसिक उन्होंने कहाँ से बात उठाई बताएंगे? मैं देखिए, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, सर ने तो बात की, लेकिन उसकी जो बारीकी है, कहाँ से स्टार्ट किया था बताइए? सर की शुरुआत हुई थी सेंडर से। सबसे पहले उन्होंने कहा था मैं का मतलब, मैं का मतलब सोर्स, आप क्या हो। फिर उन्होंने क्या लेकर आया था? सेंडर, कोडिंग डिकोडिंग लेकर आया, और फिर उन्होंने क्या बोला था? डिलीटेशन, ऑब्जर्वर। कौन सा मॉडल था? कम्युनिकेशन तो है ही सही, लेकिन उन्होंने मास कम्युनिकेशन को भी आपसे जोड़ा था। तो चलिए, लेकिन आज बहुत ही अच्छा आपके सामने इंटरेक्शन हुआ और एक अद्भुत रूप से जो प्रस्तुति दी, मतलब आप देखिए कि मैं जहाँ तक एक्चुअली में मैं पहली बार इनसे मिला था, लेकिन इनके बारे में जो मुझे जानकारी लगी थी, मतलब ऐसे प्रोफेसर है, ऐसे अध्येता है और ऐसे व्यक्तित्व है कि इनको जहाँ कुछ सीखने को मिलता है खुद ही स्वयं ही अपने विद्यार्थियों के साथ लेकर चलते हैं। पूरे कुंभ महापर्व में इन्होंने जो अपने छात्रों को अध्ययन अध्यापन करवाया, प्रैक्टिकल एक अद्भुत था। और खुद भी मतलब कहना चाहिए कि इतनी लगन और इस तरह से अपने आप को ढालना और बीच में जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए आज इनके लिए बहुत इनका हम इतनी बड़ी बात तो नहीं कहते, लेकिन हम कहीं नहीं सकते, हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत ही वजह से सम्मान करते हैं। तो आज सर ने जो कहा उसके बाद मैं क्या बताऊँ, क्या बोल सकता हूँ, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि जितनी हम सावधानी हमें रखना चाहिए सोशल मीडिया में आज की आवश्यकता है, और इसके लिए हम जो सर ने बताया उसके लिए अपने आप को तत्पर रहना चाहिए कि जो सीख है हमारे दिमाग की, हमारी छवि की, हमारे दर्शन की, हमारे प्रदर्शन की, उसके आधार पर हमको आज इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने हमें समय दिया, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मतलब इसके बाद में कदर्स अकेडमी में उपस्थित होइए, ताकि वहाँ के भी जितने भी प्रतिभागी है जिससे आपका सहभागिता होगी। मुख्य वक्ता मूक होना चाहिए, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्य वक्ता अगर आप हैं तो मुखर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद की इस कड़ी में अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं मंच पर दीक्षा जी को बुलाना चाहती हूँ कि वे मंच पर आएं और आभार प्रदर्शन करें। आप लोगों ने सबसे पहले सर पर्सनल थैंक्स इसलिए क्योंकि मुझे 7-8 साल हो गए हिस्ट्री पढ़ते हुए। पहले मैंने सोचा कि कॉज पे बात करते हैं, इफेक्ट पे बात करते हैं, जिस पे हिस्ट्री चलती है कि अगर कारण होगा कारक होगा कारण होगा, और ऐसी घटनाएं बनती जाती है। और सर जब मैंने इन डेप्थ स्टडी किया तो मुझे तो जिन लोगों का विरोध किया जाता है पर्सनल लेवल पे, जब मैंने दर्शन में पढ़ा इतिहास को,
तो मुझे एक पॉइंट पे वो भी सही लगने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि किन पैरामीटर्स पे मेजर किया जाए कि हाँ इन्हें गलत बोला जा सकता है और इन व्यक्ति को सही बोला जा सकता है। तो जो आपका कॉन्सेप्ट आपने मुझे दिया अब डेफिनेटली दिमाग में रहेगा कि हाँ इसी से इसको स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, ओके जो TFA का कॉन्सेप्ट है वो एल्बर्ट एलिस करके एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। ओके और जो DPCT का कॉन्सेप्ट है वो CBT करके थेरेपी है, ये उसका कॉन्सेप्ट। आपका जितना भी आपका पूरा व्याख्यान हमने जितने अच्छे से सुना, सबसे खूबसूरत बात थी कि इंटरेक्शन था। मुझे नहीं लगता कोई बोर हुआ होगा। कोई बोर हुआ है? नहीं। इंटरेक्शन सबसे अच्छी चीज़ थी। 1-to-1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहा, जिसके लिए हम आपका आभार प्रेषित करते हैं इस मंच की ओर से, इस डिपार्टमेंट की ओर से। आपका जो पूरा पर्पस था आपका कॉन्सेप्ट देने का, मैं से लेकर यहाँ तक, और अब जो आपकी जनरेशन है सोशल मीडिया पे फुली एक्टिव है, तो अब आपको क्या कंज्यूम करना है आपको समझ में आ रहा होगा एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ लेवल। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग सोशल मीडिया, उसका यूज़, उसका पर्पस, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सर। टाइमिंग अच्छी है ना सर। हमारे साथ महाकुंभ में रहे थे और जैसा कि मैम बता रहे थे कि उनका इंटरेक्शन सभी से अच्छा रहा। वहाँ पर भी हम देखना चाहेंगे कि वहाँ पर हमारे साथ जो साक्षर था और हम देख रहे थे कि जो रिपोर्ट राइटिंग भी जो हमको वहाँ सीखने को मिला, वो बहुत मूल्यवान चीज़ें हमें सीखने को वहाँ पर मिल चुकी है। हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें बात करने का तरीका जो सर ने सिखाया वो अलग ही था। सर बोलते थे कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप किसी को जज कर रहे हो तो उसको वहाँ पर कुछ मत बोलो, आप उसको बाद में देखो कि वो क्या बताना चाह रहे थे और क्या समझाना चाह रहे थे। वहाँ पर हमारा लक्ष्य था कि हम भारत और इंडिया के बारे में बात करें कि हम इंडिया की जगह हम भारत नाम क्यों नहीं रख सकते। तो सर ने बताया कि आप जहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया ही क्यों नहीं नाम हो सकता, आपको उससे क्या दिक्कत है। तो सर ने बोला था कि आप जरूरी नहीं कि उनसे वहीं पे प्रश्न करो और ये बता दो कि भारत जरूरी है, आप उनसे सिर्फ उनसे प्रश्न और उत्तर कर लीजिए, बाद में उससे जज करिए कि वो सही है या गलत है, जरूरी नहीं वो सही भी हो सकता है। तो इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। व्यक्तियों को गलत सिद्ध करके आज तक किसी ने कुछ हासिल नहीं किया, न मैंने कुछ किया और मुझे नहीं उम्मीद कि आप में से कोई कुछ हासिल कर पाएगा। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का विचार गलत है, व्यक्ति को गलत मत सिद्ध कीजिए, विचार को काउंटर कीजिए। एक फिलोसोफर हुए जॉर्ज आइवनेज गुरजियफ, अमेरिकन मूल के थे। वो कहते थे कि इमोशनल फेथ इज स्लेवरी। अगर आप किसी से केवल इसलिए बन रहे हैं कि अरे भाई बस तू सतरंगी रे, तो आप उसके स्लेव हो गए। मैकेनिकल फेथ इज स्टूपिडिटी। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा हम भी करेंगे, इसी तरीके से ये होगा, इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये मैकेनिकल चीज है। ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही पूजा होनी है, ये मैकेनिकल चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप, उन्होंने शब्द यूज किया स्टूपिडिटी, इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं। बट ए कॉन्शियस फेथ इज फ्रीडम। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, आपकी समझ अच्छी या बुरी, कम या ज्यादा, उससे कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो मेरी है। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, ये ना तो कम है ना ज्यादा है, क्योंकि मेरी है और मैं कंप्लीट हूं। पंजे से लेकर सर तक मैं कंप्लीट हूं। मुझे कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट होना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं। तो आपने जो बात कही उसका मूल कारण था व्यक्तियों को गलत साबित करके। आज तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि आप भी कुछ हासिल कर पाएंगे, इसलिए व्यक्तियों को गलत साबित नहीं करना। बहुत धन्यवाद। को डिलीट कर देना चाहिए। दिस इज कॉग्निटिव मेमोरीज जो सबके साथ है, ना सिर्फ महिलाओं के साथ। थैंक यू सो मच।